कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर अन्नामलाई बड़ी जवानी में करियर छोड़कर राजनीति में आए। ऐसे राज्य में बीजेपी ज्वाइन की जहां पार्टी का कुछ हो ही नहीं रहा। तमिलनाडु में अरसे से कुछ बड़ा करने की ताक में बैठी बीजेपी के लिए कुप्पुस्वामी अन्नामलाई बड़ी उम्मीद बनकर आए। आईपीएस ऑफिसर से सीधे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बने। बीजेपी अन्नामलाई पर इतनी निर्भर हुई कि वही अलायंस इलेक्शन स्ट्रैटेजी डिसाइड करने लगे। 2024 का मेघा लोकसभा चुनाव अन्नामलाई की लीडरशिप में बीजेपी लड़ी, लेकिन रिजल्ट आया तो पार्टी 0 से 0 पर ही रही। अचानक अन्नामलाई साइडलाइन होने लगे। प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़कर मेंटोर जैसे रोल में आ गए। विधानसभा चुनाव में भी अन्नामलाई फ्रंट पर है, लेकिन पार्टी उनके कहने पर चलती नहीं दिखती। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक घमासान पीक पर है। अचानक अन्नामलाई को लेकर महाभारत छिड़ी है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं, मुंबई में जहां बीएमसी का चुनाव हो रहा है। अन्नामलाई के चेहरे पर दक्षिण भारतीय पट जाएंगे, यही सोचकर पार्टी ने मुंबई में धारावी जैसे तमिल बहुल इलाकों में उन्हें भेजा, लेकिन वहां जाते ही कांड हो गया। अन्नामलाई ने बड़बोले बनकर कहा कि मुंबई को बंबई कहने लगे। कहा कि बंबई सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनल सिटी है। बीएमसी के चुनाव में मराठी अस्मिता फिर मुद्दा बना है। ऐसे में अन्नामलाई का मुंबई ज्ञान बीजेपी को भयंकर बैकफायर कर रहा है। गुस्साए राज ठाकरे ने रसमलाई बोलकर मजाक उड़ाया, लात मारने की बात बोली, गाली गलौज कर दिया। 60 के दशक में बंबई में दक्षिण के लोगों के खिलाफ लगने वाला नारा हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी को फिर से लगाने लगे। ठाकरे कैंप ने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश हो रही है। अन्नामलाई ये भाजपा का चेहरा है जो 0 है, खुद का डिपॉजिट बचा नहीं सके, खुद जीत नहीं पाए, खुद वहां ऐसे दिखा रहे थे कि अभी अगले प्रधानमंत्री वही है, लेकिन 0 ये तमिलनाडु ने बताया। अन्नामलाई ने महाराष्ट्र का विरोध किया है और महाराष्ट्र ये सहन नहीं करेगा। अन्नामलाई और भाजपा ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। अन्नामलाई के बयानों से बीजेपी बैकफुट पर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस कमजोर हिंदी का लॉजिक देकर इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम और बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे को भी अन्नामलाई की भाषणबाजी एकदम पसंद नहीं आई। चाहते तो चुप रह जाते, लेकिन सामने से आकर कहा कि गलत बोला। बीजेपी शिवसेना की चिंता यह है कि मुंबई में करीब 4% तमिल वोट बैंक माना जाता है। इतने वोट बैंक के चक्कर में कहीं कोर मराठी वोट बैंक नाराज ना हो जाए। பாத்தீங்கன்னா ஆதித்ய தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே இவங்கெல்லாம் யாருங்க? அங்கிருந்து என்னை மிரட்டிட்டு இருக்கானுங்க. நான் பெருமைப்படுறேன், ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு தாக்கரேவனுடைய கோபத்தை நான் சம்பாரிச்சிருக்கிறேன். எனக்கே அது ஆச்சரியம் தான். எங்கள் அப்பா படித்தது 10வது, அம்மா படித்தது 6வது. எல்லாம் இத்தனை நாளாக ஆடு மாடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ உடம்பு சரியில்லை, ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுல அந்த ஆடு மாட்டை நான் மேய்க்கிறேன். இன்னைக்கு தாக்கரே நேற்று கூட்டம் போட்டு ஆயிரக்கணக்கான நபர்களை போட்டு அந்த ராஜ் தாக்கரே, உத்தவ் தாக்கரே, ஆதித்ய தாக்கரே மேடை போட்டு என்னை அங்கிருந்து திட்டுறானுங்க. அந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்துட்டேன்னா, அந்த அளவுக்கு ஒரு விவசாயினுடைய பையன் இன்னைக்கு மும்பையில் அவனை கூட்டம் போட்டு திட்டுற அளவுக்கு நான் உயர்ந்துட்டேனான்னு தெரியல। आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी के लिए ऐसी लाइन चुनी जो डीएमके एआईएडीएमके की कोर पॉलिटिक्स रही है। उन्होंने बीजेपी की अलग पहचान बनाने के लिए द्रविड़ पॉलिटिक्स को निशाना बनाया। एआईएडीएमके के आइकन सीएन अन्नादुरै जयललिता जैसे नेताओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, जो एआईएडीएमके के लिए बर्दाश्त के बाहर था। एआईएडीएमके ने बीजेपी के सामने शर्त ये रख दी कि या तो हम या अन्नामलाई। बीजेपी ने एआईएडीएमके को चुना। तमिलनाडु में बीजेपी सीटें जीतने के मामले में अच्छा नहीं कर रही, लेकिन वोट शेयर बढ़ रहा है। इसका क्रेडिट अन्नामलाई की अग्रेसिव पॉलिटिक्स और उनकी ना मन एन मक्कल पदयात्रा को दिया जाता है, जो उन्होंने पूरे तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव से पहले निकाली थी। 6 महीने की एन मन एन मक्कल नाम की पदयात्रा शुरू कराने अमित शाह आए थे। 1770 किलोमीटर की पदयात्रा में 234 विधानसभा सीटें कवर की अन्नामलाई ने। इसके बाद पहली बार बीजेपी का वोट शेयर 11% के पार गया। यही ग्रोथ बीजेपी के लिए उम्मीद का किरण बनी। कहने लगे लोग कि अब तमिलनाडु में भी छा जाएंगे। कुप्पुस्वामी अन्नामलाई बीजेपी को पहली बार बैकफायर नहीं कर रहे। 2021 में सिर्फ 37 साल की उम्र तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। तब पार्टी का एआईएडीएमके के साथ अलायंस चल रहा था। अन्नामलाई ने हाईकमान को समझाया कि अलायंस के साथ नहीं, अकेले लड़ने से पार्टी का फायदा होगा। तब पार्टी ने एआईएडीएमके से अलायंस तोड़ दिया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई
अन्नामलाई खुद भी हारे, पार्टी भी हारी। फिर पार्टी ने अन्नामलाई को साइड करके एआईएडीएमके से फिर से अलायंस जोड़ा। विजय पर भी अन्नामलाई एकदम फायर रहते हैं, वीके एंड पॉलिटिशियन बोलकर निशाना साध चुके हैं, जबकि कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि चुनाव से पहले विजय को अपने साथ लाया जाए, लेकिन ये मिशन अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बिहार में एनडीए की हार और प्रशांत किशोर की हार के बाद भी अन्नामलाई ने विजय को चेताया कि बीजेपी का ऑपोजिशन कोई बिजनेस नहीं है। अगर इस विरोध को बिजनेस बनाया तो प्रशांत किशोर जैसे चुनाव हारना ही होगा। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अन्नामलाई में टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। राजनीति के जमाने में जरा दिक्कत चल रही है। तमिलनाडु के करूर के किसान परिवार के बेटे ने जिंदगी ने अब तक जो चाहा वो मिलता रहा। पारिवारिक खेती बाड़ी छोड़कर इंजीनियरिंग की, बीटेक करने के बाद आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया। 2011 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करके आईपीएस बन गए। कर्नाटक कैडर के आईपीएस अफसर होते हुए चिकमंगलूर, उडुपी के एसपी रहे, बेंगलुरु साउथ के डीसीपी रहे। सिर्फ 8 साल आईपीएस रहते कुप्पुस्वामी अन्नामलाई ने सोच लिया कि वो पुलिस की नौकरी के लिए नहीं बने हैं। 2019 में आईपीएस छोड़कर राजनीति में एंट्री की। 2020 में बीजेपी ज्वाइन की और 11 महीने के बाद यानी कि 2021 में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी बन गए। अन्नामलाई पहला विधानसभा चुनाव बीजेपी की टिकट पर अरवा-कुरुची सीट से एआईएडीएमके के समर्थन से लड़ा था, लेकिन डीएमके उम्मीदवार के हाथों हार गए थे। बीजेपी को संभावना दिखी कि अन्नामलाई के तेवर तमिलनाडु में मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे, जो हो ना सका। वैसे तो बीजेपी के लिए पूरा साउथ परमानेंट प्रॉब्लम बना है। कांग्रेस से हारने के बाद एकमात्र कर्नाटक का किला भी हिल चुका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु यानी साउथ के 5 राज्यों में बीजेपी प्रचंड मोदी लहर के बाद भी कहीं है ही नहीं। न मजबूत जनाधार है और न ही मजबूत अलायंस। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। जो चर्चा रहती है आपको लेकर, एक शब्द है आपके साथ जुड़ता रहता है, कहा जाता है कि एरोगेंट है। एरोगेंट कह दिया जाता है आपको काफी बार। आपकी हो सकता है डिबेट्स में जिस तरह की आपकी आक्रामकता रहती है, उसे लेकर भी कभी आप किसी पर पानी फेंक देते हैं, तो उस तरह की जो आप पर टैग लगा हुआ है एरोगेंट है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। मैं कुछ गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं रिएक्शन दे देता हूँ जल्दी। शायद वो राजनीति के अंदर हो सकता है बहुत सूटेबल भी ना हो, लेकिन अगर आप डिबेट्स का फॉर्मेट देखेंगे, 4 लोग एक ही मानसिकता के बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति को दबाया जाता है। आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को देशद्रोही कहें, आप कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहें, तो स्वाभाविक है कई बार उत्तेजना आती है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एरोगेंट शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, उत्तेजित ज़रूर रहता हूँ और वो उत्तेजना राजनीति में कहीं ना कहीं नुकसान देती है। फिर भी मेरे जो भाव हैं और मेरा जो आचरण है वो हमेशा से मेरी पार्टी की विचारधारा और देश के लिए क्या सही है। कई बार मैं सीमाओं को लांघकर भी उस पाले को पार कर जाता हूँ। हो सकता है राजनीतिक मेरे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत अच्छी ना रहती हो, लेकिन मैं सच के साथ चलने में विश्वास